नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन कंटिन्यू आ रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, और फॉर्म किस तरह से फिल किए जाएंगे इसके बारे में, जो कैलेंडर है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। इसके साथ ही आइसोलेटेड जो वैकेंसीज है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। जिन बच्चों ने शॉर्ट्स वगैरह नहीं देखे उनको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगी। तो प्यारे बच्चों, आरआरबी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जितने भी हमारे आइसोलेटेड पोस्ट हैं उनके लिए, और वो क्या है, चलो इसको वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम सभी शुरू करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में कि कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज है। देन उसके बाद हम सभी बात करेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पर डेट रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो चलो वन बाय वन यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो पहली वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है हमारी चीफ लॉ असिस्टेंट की, और इसमें जो पे लेवल है वो 7th पे कमीशन का यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि लेवल 7 का है, जिसके लिए इनिशियल पेमेंट है 44,900 रुपीज। साथ में यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए C1 है। एज लिमिट है 18 से 40 साल के, अगर बीच में आप सभी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है वह 22 है। साथ में ही दूसरी जो वैकेंसी है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जो कि यहाँ पर अगेन 7th पे स्केल की अगर हम बात करें तो लेवल 7 की है, जिसमें 44,900 रुपीज इनिशियल पे आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है C1, और आपकी एज है 18 से 32 साल के बीच में, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हो। और इसके लिए जो पोस्ट निकली है वह कितनी है, टोटल यहाँ पर 7। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। तो अगर आप सभी हिंदी में जूनियर ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह लेवल 6 की है, और साथ में जो पे स्केल रहेगा वो 35,400 रुपीज के आसपास रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए C1 है, और साथ में जो एज है इसके लिए 18 से 33 साल के बीच में है, और इसकी जो वैकेंसी है वह है 202। ठीक है, इसके बाद आता है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। इसकी अगर हम बात करें तो लेवल 7 का यह है, और 35,400 रुपीज इसका जो पे स्केल रहेगा। साथ में ध्यान रखना है कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, 18 से 33 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और 15 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ पर आ रहा होगा कि मैम 7th पे स्केल, तो घबराने की बात नहीं है, अभी 8th पे स्केल आपका लगने वाला है, तो जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। और जो बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि मैम ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है C1 B1 ये क्या है, तो बच्चों ये C1 B1 है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है छोटी सी, इसी चैनल पर आपको वो देखने के लिए मिल जाएगी, जहां पर मैंने आपको बताया है A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये किस तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। तो उसको आप लोग जरूर एक बार फॉर्म भरने से पहले देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी यहाँ पर हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। ये लेवल 6 का रहेगा, 35,400 रुपीज इसके इनिशियल पे यहाँ पर है। इसमें आप सभी देखेंगे कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 33 साल के एज के हैं तो आप भर सकते हैं, और 24 यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो लेवल 6 है, 35,400 इसका यहाँ पर इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 है, तो यहाँ से आपका B1 शुरू हो जाता है, B1 है, और देन उसके बाद 18 से 35 साल की उम्र है, तो आप इसको भरिए। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वह कितनी है, यहाँ पर 2 है, सिर्फ 2 है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका लैब असिस्टेंट, और ग्रेड 3 की है, जिसमें आप केमिस्ट या फिर मेटलर्जिस्ट की पोस्ट में जाएंगे। लेवल 2 का रहेगा, 19,900 रुपए इसका इनिशियल पे स्केल है, और B1 इसकी कैटेगरी रहेगी मेडिकल स्टैंडर्ड की, और 18 से 30 साल की उम्र है, तो आप इसको भर दीजिए। और इसकी जो वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी वो है 39। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है आपका यहाँ पर साइंटिफिक सुपरवाइजर। ठीक है, या फिर आप ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं, एर्गोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, इस पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप भर दीजिएगा। लेवल 7 की यह रहेगी, और 44,900 रुपीज यहाँ पर रहेगा इनिशियल पे। B1 है, 18 से 35 साल की उम्र है अगर, तो आप इसको यहाँ पे भर सकते हो। और टोटल जो वैकेंसी है वो इसकी यहाँ पर 1 है। तो टोटल अगर ओवरऑल आप आइसोलेटेड कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी जो निकली है वह 312 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों की फॉर्म कब हम फिल करें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फॉर्म कब फिल करें, तो आज है 30 तारीख, आप आज ही इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करना शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि
ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आई थी यहाँ 20 दिसंबर को आई थी, तभी मैंने एक शॉर्ट नोटिस भी यहाँ पर बनाया था, आप उसको देख सकते हैं शॉर्ट्स में जाकर के। बाकी मैं अभी यहाँ पर चर्चा करूंगी, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग डेट एंड द टाइम ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भरने के लिए जो आपकी डेट है वो क्या है, तो आज से आप यहाँ पर भर सकते हो। आज है यहाँ पर 30 तारीख, तो 30 दिसंबर 2025 आज से फॉर्म भरना आप शुरू करेंगे। और इसका जो क्लोजिंग डेट है बच्चों, उसकी अगर आप बात करते हो तो 29 यानी कि 29 जनवरी 2026 तक आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि लेट डेट फॉर द एप्लीकेशन फी पेमेंट, यानी कि अगर आप यहाँ पर जो पे कर रहे हैं, जो शुल्क दे रहे हैं, वो अंतिम शुल्क आप कब तक दे सकते हैं, पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो वो है 31/1, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करिएगा कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को यहाँ पर आप लोग यहाँ पर फिल कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो है हमारा कि मॉडिफिकेशन विंडो कब यहाँ पर ओपन होगा। तो जैसे कई बार बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, नाम में गलती कर देते हैं, मम्मी पापा के नाम में गलती कर देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो 10th का सर्टिफिकेट रहेगा उसमें जो नाम है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, जो यहाँ पर नाम लिखा है, वही नाम आपको यहाँ पर भरना है, इधर उधर का नहीं। तो एक ही बार जो मॉडिफिकेशन है उसके लिए आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, और वो आप कब कर पाएंगे, यहाँ पर 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक आप उसको यहाँ पे कर पाएंगे 2026 में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ओके बच्चों, चलो अब थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये तो क्या था यहाँ पर, ये था यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डेट और टाइम। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको भी हम सभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जो कि है मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जैसे हम सभी को पता है B1, C1, C2 इनके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी। इसके बारे में भी कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो जनरल फिटनेस है वो यहाँ पर देखा जाएगा। भाई आपने एग्जाम दे दिया पर मेडिकल टेस्ट में बाहर निकल गए तो क्या फायदा, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ चीजों को समझो। सबसे पहली बात, अगर आप B1 मेडिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो आपको फिजिकली फिट तो यहाँ पर होना ही पड़ेगा, लेकिन यह रेलवे की पोस्ट है, तो रेलवे की पोस्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या जरूरी है बच्चों कि आपका जो आई साइट है वो बेहतर हो। अगर यहाँ पर B1 पोस्ट है तो आप देखेंगे कि जो दूर की दृष्टि है वह कितनी होना चाहिए, 6/9, 6/12 यहाँ पर होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि नॉर्मली तौर पर जो लोग यहाँ पर 9 मीटर की दूरी से चीजों को देख सकते हो, उसके लिए आपको 6 मीटर और 12 मीटर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 मीटर आपको आगे जाना पड़ेगा, और तब आप उस चीज को यहाँ पर देख पाओगे। 6-12 का मतलब होता है जो नॉर्मल लोग यहाँ पर 12 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, उसको देखने के लिए आपको बहुत आगे आना पड़ रहा है, और 6 मीटर की दूरी से फिर आप उसको देख पा रहे हो, तो ये यहाँ पर चलेगा B1 में। ठीक है, नियर साइड की अगर हम बात करें तो SN0606 यहाँ पर होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, आप पास की चीजों को यहाँ पर पढ़ सको, ये यहाँ पर देखा जाएगा। कलर विजन, आपको लाल रंग और हरे रंग में अंतर पता चलता है या नहीं। और फिर आता है यहाँ पे बाइनोक्यूलर विजन, आंखें कहीं टेढ़ी तो नहीं है आपकी। नाइट विजन, यानी कि दिन में तो अच्छा दिख रहा है लेकिन रात को दिख ही नहीं रहा, तो ये भी तो दिक्कत है, तो नाइट विजन भी आपका यहाँ पर देखना जरूरी है। और फिर आता है यहाँ पर मिसोपिक विजन, यानी कि इसका मतलब होता है कि आप ऐसे दाएं बाएं तो देख पाते हो ना अच्छे से। ठीक है, ये सब आपका क्या है B1 में। C1 की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो यहाँ पर भी आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट विजन है वह कितना होगा, 6/12, 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस। समझ आ गया होगा, मैंने 6/9 और 6/12 बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको देख सकते हो। और इसका ये मतलब है कि जो लोग जैसे नॉर्मल है, जैसे मेरी विजन नॉर्मल है, तो मैं यहाँ पर 12 मीटर की दूरी से भी चीजों को आसानी से पढ़ पा रही हूँ, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा वो आगे आएगा और 6 मीटर की दूरी से उसको देखेगा, तब वो पढ़ पा रहा है, तो उसको हम सभी कहते हैं 6/12। ऐसे ही आता है आपका 6/18 कि मैं 18 मीटर की दूरी से बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ पा रही हूँ, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो नहीं पढ़ पा रहा, वो फिर से आगे आएगा और 6 मीटर में आगे जाकर के फिर पढ़ेगा, यानी कि उसकी आई साइट मेरी अपेक्षा थोड़ी सी वीक है। समझ पा रहे हैं ना आप? ठीक है, नियर विजन जो होगा वो है SN 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी पास की चीजों को यहाँ पे समझ पाए, अच्छे से पढ़ पाए। इसी तरह से C2 की अगर हम बात करें, इनको भी यहाँ पर फिजिकली फिट होना यहाँ पर जरूरी है बच्चों। और जो विजन है वह कितना होना चाहिए, यहाँ पे 6/12 होना चाहिए, नील विद और विदाउट ग्लासेस, तो यहाँ पे इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, और विदाउट ग्लासेस यहाँ पर वह देख पा रहा हो इस चीज को।
जो नियर विजन है वो कितना होना चाहिए यहाँ पर, SN06 यहाँ पर कंबाइंड यहाँ पर होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को 2 लेंसेज वाले चश्मे यहाँ पर लगे हुए होते हैं, उस बात का ध्यान रखना है। अब एक जो बात आती है वो ये आती है कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि मैम अगर हमारा यहाँ पर सर्जरी हुआ है आंखों का, है ना, तो क्या हम इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे? हाँ बच्चों, आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, लेकिन कुछ चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कुछ चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। पहली बात, जो ऐसे बच्चे यहाँ पर होंगे, पहली बात, जो ऐसे बच्चे यहाँ पर होंगे जिनका यहाँ पर रेटिना की सर्जरी हुई है या लेंस की यहाँ पर सर्जरी हुई है, तो उनके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व इन द कैंडिडेट। सर्जरी के बाद आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत इस तरह से होनी नहीं चाहिए देखने में। दूसरी बात, 1 साल हो चुका हो, सर्जरी के 1 साल हो चुका हो, आप रिकवर कर चुके हो, और उसका मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जिस भी इंस्टीट्यूट से, जिस भी क्लिनिक से आपने वह सर्जरी यहाँ पर करवाई है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो आपकी कॉर्नियर की थिकनेस होती है उसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वह 425 माइक्रोन से कम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और आप नॉर्मल विजन यहाँ पर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, आगे बढ़ेंगे, वो आता है नेशनलिटी के ऊपर। नेशनलिटी कि भाई आप भारत के यहाँ पर नागरिक होने चाहिए, आप नेपाल के नागरिक हो सकते हैं, आप भूटान के नागरिक हो सकते हैं, आप तिब्बत के रिफ्यूजी भी यहाँ पर हो सकते हैं जो इंडिया में रह रहे हैं। कब से? जो आपके 1 जनवरी 1962 से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे देशों के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, पर जरूरी क्या है यहाँ पर उसको भी सुनिए। अगर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ द केन्या, युगांडा, ठीक है, यूनाइटेड रिपब्लिकेशन ऑफ द तंजानिया, जैम्बिया, मालावी, जेरी, इथोपिया, वियतनाम, इन सब के हैं, और आप परमानेंट अगर आप सेटल हो इंडिया में और आपको सिटीजनशिप मिल चुकी है, यही कहीं इंडियन ओरिजिन अगर आप हो, तो आप ये फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो। पर जरूरी क्या है यहाँ पर कि कुछ और भी कैटेगरी होती है, बी, सी, डी, ई, तो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया आपको उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ द एलिजिबिलिटी अगर देता है तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो, और पूरा इसका वेरिफिकेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट बहुत सिंपल है यहाँ पर बच्चों। एज लिमिट की अगर आप बात करो तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया है, मिनिमम ग्रुप जो है वो है आपका यहाँ पर 18 से 30 साल के बीच में। अगर आप यहाँ पर अंडर रिजर्वेशन, अंडर ग्रेजुएशन, और सॉरी ग्रेजुएशन नहीं, अंडर रिजर्वेशन अगर आप आते हैं, EWS में आते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, SC ST में आते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो जन्म है वह 1/1/2008 को यहाँ पर हुआ हो। और इसके अलावा कम्युनिटी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि 18 से 30 साल में आप कौन सा फॉर्म भर सकते हो, 18 से 32, 18 से 33, 18 से 35, 18 से 40, है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बता दिया है, बाकी आप इस एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हमें कितने कितने साल यहाँ पर छूट मिली है। 5 साल मिली है, 3 साल मिली है, 10 साल मिली है, 40 कितने सालों की आपको यहाँ पर छूट मिली है, वो सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलो, रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर, आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से यहाँ पर पता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फी के बारे में। एग्जामिनेशन फी के बारे में, जो भी यहाँ पर एग्जामिनेशन फी है उसके बारे में समझेंगे कि फॉर द ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कैटेगरी की अगर आप बात कर रहे हो, 500 रुपए इसकी फीस है, ठीक है, 500 रुपए इसकी फीस है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सभी फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, PWBD से रिलेटेड है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, या फिर आप सभी SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, या फिर EBC का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, EBC का मतलब हो गया यहाँ पर कि बैकवर्ड क्लास के आप यहाँ पर आते हैं जो, तो आप सभी यहाँ पर 250 रुपए देकर के इस फॉर्म को यहाँ पर आप भर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेक्शन मोड के बारे में।
सिलेक्शन के बारे में कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे, क्या क्या उसके क्वेश्चंस रहेंगे, कितने नंबर क्वेश्चंस के रहेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, उसको भी हम सभी यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले नंबर पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी, जहां पर आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, 50 उसके नंबर यहाँ पर रहेंगे। फिर यहाँ पे आएगा जनरल अवेयरनेस, इसके भी आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, 15 मार्क्स इसके होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। मैथ्स की अगर आप बात करते हो तो 10 क्वेश्चन आपके इसके यहाँ पे रहेंगे, 10 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे उसके। और जो जनरल साइंस है इसके भी आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे। तो समझ आ रहा है यहाँ पे आसानी से कि 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहाँ पर 100 नंबर के वह रहेंगे। और इसका मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन के 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ बिल्कुल होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर क्या है? 1/3 यहाँ पर दी गई है। तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर टिक लगाना है, तुक्केबाजी यहाँ पर नहीं चलेगी। साथ में सिलेबस दिया है, मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया है, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग का दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, ठीक, तो करंट अफेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड द हिस्ट्री, मतलब आपको पूरा यहाँ पर इतिहास पता होना चाहिए, भारत का भूगोल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो मूवमेंट हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, वो पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो भारत की राज व्यवस्था है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, संविधान की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल जो इशू यहाँ पर चल रहे हैं उसकी यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यानी स्टैटिक जीके आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को लेकर के बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम लाइफ साइंस में हम सभी क्या पढ़े? बायोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट, ठीक है। और ये कह रहा है यहाँ पर कि सीबीएसई का जो हमारा बोर्ड है उसमें 10th लेवल का ही यहाँ पर पूछा जाता है, पर हम सभी को पता है कि थोड़ा सा आपको एडवांस यहाँ पे पढ़ना ही होगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी हुई है कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितना परसेंटाइल होना चाहिए, यूआर के लिए कितना होना चाहिए, ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए कितना होना चाहिए। तो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आपको कुछ परसेंटाइल पास यहाँ पर करना होता है। और देन उसके बाद आपका आता है CBT2 की अगर आप बात करोगे तो अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का अगर आप दे रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि हिंदी में ट्रांसलेट करना आपको आना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको करना आना है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन टेस्ट यहाँ पर आपका होता है प्रॉपर सही तरीके से। और फिर आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनती है। जब मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनती है तो उसके बाद हम मान कर चलते हैं कि आपका लगभग सिलेक्शन हो चुका है और देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो भी आपका डीवी है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको जो प्रॉपर आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे लेकर के आपको जाने हैं। बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ कि 10th का जो सर्टिफिकेट है उसका आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दिया है हाउ टू अप्लाई, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको जो वेबसाइट है आरआरबी की उसमें जाना है और उस हिसाब से आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है और अपना फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से लिखी है, फोटोग्राफ्स आपको कैसा चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, कौन कौन से यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, किस तरह का आपका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, ये सारी चीजें है ना, कि कौन सा सिग्नेचर जो होगा वो ब्लॉक में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना और पढ़ना, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने सुना है कि ग्रुप डी में जिन बच्चों ने स्मॉल लेटर से लिख दिया था साइन, है ना, यहाँ पे नॉन वाइट बैकग्राउंड नहीं था, तो उन सबका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले आपका एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर प्रॉपर टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर चलेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ई कॉल लेटर्स के बारे में भी कुछ बातें बता देती हूँ कि ई कॉल लेटर आपका आता है, आने जाने के लिए आप सभी को यहाँ पर ट्रैवल पास मिलता है जो बच्चे SC ST वाले हैं। और साथ में फिर यहाँ पर बार बार कह रही हूँ आधार कार्ड को अपडेट करवा लो और 10th का मार्कशीट हमेशा अपने पास रखो और उसी आधार पर ही फॉर्म यहाँ पर भरो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ बातें आपको समझ नहीं आई होगी। तो आप सभी मुझे कमेंट यहाँ पर करिएगा कि भाई ये वाला जो क्लॉज है ये हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, तो उसके लिए फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी अच्छे से उसको डिटेल में समझा करके।
और उम्मीद तो यही करती हूँ कि सारी बातें आप लोगों को समझ अब आ गई होगी। तो ये काफ़ी अच्छा समय है जब रेलवे बहुत बेहतर तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर रहा है और कैलेंडर दे रहा है, एग्ज़ाम बहुत सुचारू रूप से लेने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो बच्चों ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए और एग्ज़ाम लेकर के सिलेक्शन लीजिए। तो हमारी और केजीएस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।